अभिनव चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका संबंध भारत के लाखों कर्मचारियों से है, जिसमें राजस्थान के कर्मचारी भी शामिल हैं। एनपीएस जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम या कई लोग जिसे नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, ये क्या है, ये क्यों लाई गई और इसके माध्यम से भारत और प्रदेशों की सरकारें कर्मचारियों का कैसे गला घोंटना चाहती है, इस विषय को आज हम बहुत गहराई से समझेंगे। अक्सर होता यही है कि लोग ऊपर ऊपर की बातों में अटक जाते हैं और उनकी जुगाली करते हैं, और ये लगभग भारतीय जनमानस की आदत बन गई है। मूल मुद्दों तक नहीं पहुंच पाने के कारण अपने हितों की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब तक आप मूल मुद्दों तक नहीं पहुंचते हैं, आपकी भावनाएं उबाल नहीं लेती हैं, आपकी आत्मा को झकझोरा नहीं जा सकता है, और जब तक यह नहीं होता है तब तक सरकारें शोषण करती हैं, भ्रमित करती हैं, और सरकारों के पीछे उनके बैठे मास्टर्स वो उनको अपनी दिशा में लेकर चलते हैं। इसे डेमोक्रेटिक एजुकेशन कहते हैं, लोकतांत्रिक शिक्षा कहते हैं, और भारत और राजस्थान में इसका नितांत अभाव है। यह शिक्षा दी नहीं जा रही है, ना तो नेतृत्व के द्वारा दी जा रही है और ना कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में यह शिक्षा मिलती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभिनव चौपाल के माध्यम से कि हमारे समाज से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर जितनी गहराई से, जितनी बारीकी से हम लोग जानकारियां दे सकते हैं वो जानकारियां दें, ताकि समाज के बुद्धिजीवी लोग या जो प्रभावित वर्ग हैं वे इनका विश्लेषण करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। और ज्ञान ताकत होती है, ज्ञान अपने आप में ताकत होता है, समझ अपने आप में ताकत होती है। और जब ये ज्ञान और समझ साझी ताकत बन जाती हैं, हमारी सबकी मिलीजुली ताकत बन जाती है, तो इसके प्रभाव का तो आकलन भी नहीं कर सकते हम, इतना अधिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन केवल उधार की जानकारियों की जुगाली करना पर्याप्त नहीं है, उससे काम नहीं चलेगा। तो विषय बहुत गंभीर है। मेरे साथी इस विषय को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। उसी उम्मीद के कारण मैं ऐसी चीजें आपके सामने रखता हूं। आज का हमारा लाइव हमारे पेज से हो रहा है, और ये एक नई शुरुआत है, एक नई शुरुआत है हमारे लिए। जो भी साथी आ गए हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे तुरंत प्रभाव से इस वार्ता को, इस लाइव को शेयर कर दें, ताकि ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। बहुत समय से साथियों की इच्छा थी कि इस विषय पर कुछ बोला जाए, और मेरी भी इच्छा थी, लेकिन मुझे लगा कि एक अच्छा सा अध्ययन करके, इस विषय पर शोध करके और फिर बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारा
कोरम पूरा हो गया। मैं इस बात को अब शुरू कर रहा हूं कि आखिर ये जो नई पेंशन व्यवस्था है ये क्यों लाई गई, इसका क्या उद्देश्य था, इसके पीछे कौन लोग हैं और इस पेंशन व्यवस्था का भविष्य क्या है। साथियों, मैं इतिहास में आपको लेकर चलता हूं 1980 के दशक में। 1980 के आसपास पूरे विश्व में उथल पुथल थी। शीत युद्ध समाप्ति की तरफ था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी वो समाप्ति की ओर थी, क्योंकि सोवियत संघ टूट गया था। और सोवियत संघ के टूटने के साथ साथ समाजवाद के बारे में जो धारणाएं थी विश्व में वे बदलने लगी और ऐसा माहौल बनाया गया कि समाजवाद की अब जरूरत इस धरती पर नहीं है। और इसी दौरान वर्षों के यानी दशकों के कुशासन के कारण भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। यानी भारत की सरकार के पास में पैसे कम पड़ गए थे और ऐसी स्थितियां आ गई थी कि अगर हम नहीं चेते तो विदेशों के साथ हमारा जो बैलेंस है वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि कोई हमको तेल उधार नहीं देगा। उस समय भारत के नीति निदेशकों ने, निर्धारकों ने यह तय किया कि भारत की संपूर्ण व्यवस्था में कुछ बदलाव किए जाए। आप इसको ठीक से समझिए। सरकार में बैठे लोगों ने तय किया कि ये जो व्यवस्था अभी तक हम चलाए जा रहे हैं ये व्यवस्था ठीक नहीं है। इस व्यवस्था से हमारी अर्थव्यवस्था और कमजोर हो जाएगी। और दूसरी तरफ ऐसे लोग बैठे थे विश्व में और भारत में जो मौके की तलाश में थे, जिन्हें हम कॉरपोरेट्स कहते हैं। वे हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं कि हमारा 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद का भविष्य क्या होगा। और उनके अपने लोग होते हैं जो सरकार को घेरे रखते हैं। कुछ सामने से घेरे रखते हैं, कुछ पीछे से घेरे रखते हैं। उस माहौल में 3-4 चीजें घुसी भारत की नीति में। भारत की सरकारी नीति में 3-4 चीजें घुसी। वो नीतियां क्या थी जिनमें से निकल के नई पेंशन स्कीम आई है। तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जब तक आप मूल बात को नहीं समझेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कौन दुश्मन है जो कर्मचारियों का गला घोंटना चाहता है। अब बार बार सरकार ऐसा करती है, सरकार ऐसा करती है। सरकार है कौन? कौन है सरकार? सरकारें तो बदलती रही है 2004 तक। लोग बदल रहे हैं उसमें जो काम कर रहे हैं। फिर क्या सबने बैठ के कहीं चाय पी के साजिश की है क्या? तो सरकार की साजिश है, सरकार की साजिश। सरकार कौन है? तो सरकार कुछ नहीं है। सरकार की कोई साजिश नहीं है। इस पूरे वातावरण में भारत में, विश्व में बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अपने अपने लाभ के लिए काम करते हैं और वो अपना लाभ बढ़ाएं इसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। और उनका लाभ तभी बढ़ सकता है जब सरकारें उनके चंगुल में हों, तो उनका लाभ बढ़ सकता है। ये आज से नहीं चल रहा है, आदिकाल से चलता आ रहा है। प्राचीन काल से मध्यकाल में चलता आया है कि सरकारों को किसी प्रकार से हमारी तरफ मोड़ा जाए ताकि हमारे लाभ में वृद्धि हो, हमारा लाभ बढ़े। तो 1980 के बाद में भारत की नीतियों में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। उन परिवर्तनों में पांच वर्गों का सफाया करने के बारे में सोचा गया। उन परिवर्तनों में 5 वर्गों का सफाया करने के बारे में सोचा गया। वो 5 वर्ग कौन से थे? आप उनके नाम सुनोगे तो आप चौंक जाओगे।
वो 5 वर्ग कौन थे? पहला वर्ग किसान, दूसरा वर्ग हाथ कारीगर, तीसरा वर्ग छोटा व्यापारी, चौथा वर्ग सरकारी कर्मचारी और 5वां वर्ग श्रमिक मजदूर। इन 5 वर्गों के बारे में सोचा गया कि इनको कैसे कंट्रोल में किया जाए, और इन 5 वर्गों में कंट्रोल करने का मतलब है समाजवाद को उस पलड़े में नीचे करना और पूंजीवाद को ऊपर करना। इसका सीधा अर्थ यही है कि समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसमें पूंजीवाद को भारी करना, समाजवाद को हल्का करना। और इस प्लान के तहत भारत सरकार की नीतियों में परिवर्तन होना शुरू हुआ। अलग अलग नाम दिए गए उनको, ऊपर से लिफाफों पर कुछ और नाम लिखा गया, अंदर कुछ और था। कहा यह गया कि हम लोग लोकहित का काम कर रहे हैं, हम जन कल्याण की भावना से भरे पड़े हैं, जन कल्याण के लिए मरे जा रहे हैं, और अंदर कुछ और लिखा था। किसानों की जमीन को छीना जाए, उनकी संख्या को कम किया जाए। अभी जो भारत में 60-70% है उसको कम करके 15-16% तक लाया जाए, और इसके लिए किसान विरोधी नीतियां अपनाई जाए। नंबर 1, हाथ कारीगरों की बात नहीं की जाए, स्किल डेवलपमेंट नाम की नई चीजें पैदा की जाए जिनका कोई औचित्य नहीं है, और जो हमारे यहां स्किल है उसको मार दिया जाए। छोटे व्यापारी को परेशान किया जाए ताकि छोटी छोटी दुकानें जो भारत में बंद हो जाए और बड़े बड़े मॉल्स चलें, और ये व्यापारी मुनीमों के रूप में वहां पर काम करें। सरकारी कर्मचारी को का सरकार में इंटरेस्ट कम किया जाए ताकि सरकार की तरफ लोग कम आए और सरकार में काम करने वाले लोगों की संख्या कम की जाए, उनकी संख्या कम की जाए। सरकारी नौकरी का आकर्षण कम किया जाए, सरकार का आकार छोटा किया जाए। और सरकार का आकार छोटा करने का मतलब आप समझते हैं, उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा भारत का कामकाज निजी हाथों में हो। हवाई जहाज हो, ट्रेन हो, तेल निकालने का काम हो, परिवहन का दूसरा कोई काम हो, सिक्योरिटी का काम हो, पता नहीं क्या क्या काम सोचे गए हैं जिन कामों को सरकार से निकाल के निजी हाथों में दिया जाए। और मजदूरों के विरोध में ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी उनका शोषण बड़े आराम से हो सके। ये 5 परिवर्तन सोचे गए हैं 1990 से ऊपर, और वो प्रक्रिया लगातार चालू है। ये वो प्रक्रिया है जो लगातार चालू है। इस देश के बुद्धिजीवियों को ये सब समझना पड़ेगा, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज भारत में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बचा है जिस प्लेटफॉर्म से इस नीति के खिलाफ बोला जा सके या जिस प्लेटफॉर्म से इस नीति के बारे में बताया जा सके। और लोगों की रुचियां ऐसे ऐसे विषयों में पैदा कर दी गई हैं कि उनको इन विषयों पर बोलने में, लिखने में, सुनने में कोई रुचि नहीं रह गई। और इसका खामियाजा धीरे धीरे भारत का औसत परिवार भुगतने वाला है। अलग अलग नामों से अलग अलग नीतियां आएंगी और सबका एक ही उद्देश्य होगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है भारत के साथ में, उस एक की जगह यहां पर 100 कंपनियां होंगी। उनका टारगेट एक ही होगा कि उनको अपने लाभ में वृद्धि करनी है। जितना ज्यादा शोषण किया जा सकता है किया जाए, तभी लाभ में वृद्धि होगी। और उसके लिए आपको यह काम करना पड़ेगा। भारत में किसानों की संख्या कम करो, हाथ कारीगरों को बिल्कुल फ्री करो, छोटे व्यापारी को किसी न किसी नीति से परेशान करो, सरकारी कर्मचारी को परेशान करो, और श्रमिकों को या लेबर को उसको मिलने वाले लाभ के बारे में बात बंद करो।
तो अब मैं आता हूं, ये 5 लोगों के लिए योजना थी ये सारी की सारी, और तब तक लोगों को उलझाए रखो और लोग उलझे हुए अच्छे से, तब तक लोगों को दूसरे कामों में इतना अटका के रखो कि उनका ध्यान इन चीज़ों पे नहीं जाए, उनके होठों पे मुस्कुराहट हो, पैर भले ही जलते रहें, ऐसा हुनर सिखाओ उनको। और ये भी कमाल का हुनर होता है, ऐसे आता नहीं है। सिखाने वालों की कला भी आप देखो कि आपके पैर जल रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो कर्मचारियों के लिए उन्होंने जो सोचा उसके तहत एक बड़ी बात सोची गई कि उनको जो पेंशन दी जाती है वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। कर्मचारियों को जो पेंशन दी जाती है वो बहुत बड़ा बोझ है सरकार पर आर्थिक रूप से, और तब ये गिनती करते थे लगभग 65,000 करोड़ का बोझ है भारत में। उस बोझ से मुक्ति पाई जाए तो सरकार की स्थिति अच्छी होगी, ऐसा सोचा गया। एक तो ये सोचा, कागजों में जो सोचा, बाहर जो लिखा, और यह भी लिखा कि नहीं कर्मचारियों के कल्याण के लिए हम एक ऐसी योजना लाएंगे जिससे उनको मिलने वाली पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी, सरकार बोझ से मुक्त हो जाएगी और उनको मिलने वाली पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि ये अगर नहीं बोलो तो कर्मचारी एक्सेप्ट नहीं करेंगे योजना को। लेकिन असल में यह हुआ कि सरकारी कर्मचारी का जो पैसा है, उसकी जो बचत है, उसकी जो तनख्वाह है, उसको किस प्रकार से निजी क्षेत्र में निवेशित किया जाए। और अनुमान यह लगाया जा रहा है अभी भारत में लगभग 4 लाख करोड़ रुपया, 4 लाख करोड़ रुपया सालाना इन कर्मचारियों की जेब से निकाल के और निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है। कितनी स्टाइल से ये गीत, ये कविता रची गई है। और ये तब किया गया है जब ये पता चल गया इस देश में कि इस देश में विरोध करना, आंदोलन करना नामुमकिन हो गया है किसी भी बात को लेकर। थक गए लोग विरोध करते करते, 70 साल में लोग विरोध कर करके थक गए, रोड पे टेंट लगा लगा के थक गए, मन मर गया विरोध करने का। उनको पता है विरोध करने का क्या फायदा है। कितने दिन आप टेंट लगा के सरकारी तंत्र के सामने खड़े रहेंगे? कौन कौन से मुकदमे झेलेंगे आप? तो ये जब मालूम चल गया कि विरोध करने की इनकी हिम्मत नहीं रही है, ऐसे टाइम पे चोट की गई। ये सारा ढंग से किया जाता है। संगठित लोग जब काम करते हैं, भले ही वो संख्या में थोड़े होते हैं, लेकिन काम बहुत ढंग से करते हैं। जैसे अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने के लिए आए तो बहुत संख्या में बहुत कम थे, लेकिन थे बहुत संगठित। और संगठित होने के कारण उन्होंने जो प्रहार हम पे किया, तो उससे हम आज तक ऊपर कहां पाए? हम आज तक उस प्रहार से ऊपर नहीं आ पाए। अभी भी हम उस सिस्टम के बोझ तले दबे हुए हैं। उन्नीस 1999 में फिर एक कमीशन बैठा और उसने अपनी रिपोर्ट दी। इसको ओसिस रिपोर्ट बोलते हैं, बड़ा प्यारा नाम है ओसिस। ओसिस किसको बोलते हैं? वैसे इसका जो पूरा नाम है वो मैं आपको बता दूं। बड़ा अच्छा सा नाम है, आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। इसका नाम है ओल्ड एज पेंशन इन सोशल सिक्योरिटी। ओल्ड एज पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी। ये एक 1999 में रिपोर्ट तैयार की गई कि कर्मचारियों को उनकी पेंशन से कैसे वंचित किया जाए। नाम क्या रखा? ओसिस। ओसिस किसको बोलते हैं? रेगिस्तान के अंदर जो हरा भरा जगह होती है, हरी भरी जगह, कहीं भी लंबा चौड़ा रेगिस्तान हो और वहां पर हरी भरी जगह होती है, उसको ओसिस बोलते हैं। तो कहा गया कि ओसिस है कर्मचारियों के लिए। वो रिपोर्ट आई
1999 में, और उस रिपोर्ट के आधार पर 1 जनवरी 2004 से जो भी कर्मचारी नए भर्ती हो रहे हैं उनके लिए एक नई पेंशन योजना लागू की गई। एक अखबार ने उस समय लिखा था कि ओसिस नहीं है, मिराज है। एक मिराज होता है जो आपको रेगिस्तान में दिखता है, ऐसे लगता है जैसे पानी है वहां पे, लेकिन वो पानी होता नहीं है। भ्रमित हो जाते हैं लोग, अरे वहां पे पानी है ऐसा लगता है, लेकिन वो पानी होता नहीं है। तो उस अखबार ने बड़ा उस समय लिखा था कि ये ओसिस नहीं है, मिराज है। उस रिपोर्ट के आधार पर 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी लोग भर्ती होते हैं उन सबके लिए नई पेंशन योजना लागू की गई। और उसका अर्थ यह था कि अब सरकार पेंशन का भार वहन नहीं करेगी, एक साथ भार वहन नहीं करेगी। और हम ऐसी स्थिति में आ जाएं कि अगले 30-40 सालों बाद में पेंशन वाला जो कॉलम है वो बंद ही हो जाए। और उसके लिए कई छल्लेदार उसमें चीजें लिखी गई हैं जो कभी आप लोग पढ़ते नहीं हैं। जो कर्मचारी हैं वो भी इनको डिटेल्स में पढ़ते नहीं हैं। हमारे समाज का सबसे जागरूक वर्ग भी इन चीज़ों में डिटेल्स में नहीं पढ़ता है। बंद होनी चाहिए, पेंशन बंद होनी चाहिए, लेकिन मूल में नहीं जाते हैं, उसका साहित्य नहीं पढ़ते हैं। ओल्ड पेंशन लागू होनी चाहिए, हमारा नारा है, ये है, लेकिन है क्या मूल में, वो चीज़ नहीं पढ़ते हैं, ना उसको समझते हैं। उसमें यह कहा गया था कि आने वाले समय में बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कहा गया था। जबकि भारत तो जवानों का देश है, यहाँ बूढ़े लोगों की संख्या होने वाली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा होने वाली भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 12-13% होंगे। अभी तो जवान हमारे यहाँ 65% है। तो ऐसा करके वो स्कीम लागू की गई। अब इस स्कीम में सिंपल बात है कि 10% तो कर्मचारी के उसमें से सैलरी और डीए में से कटेगा और 10% सरकार में लाएगी। और ये पैसा जाएगा प्राइवेट कंपनीज के अंदर, यानी आपकी जो बचत है वो जाएगी प्राइवेट कंपनीज के खाते में, वहां इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब ये खुला मामला है, अगर वो प्राइवेट कंपनियां फायदे में आती हैं, अगर उनको फायदा होता है तो आपको पेंशन अच्छी मिल जाएगी, अगर वो फायदे में नहीं रहती हैं तो आपकी पेंशन कम हो जाएगी। उस मार्केट के साथ आपका भविष्य जोड़ दिया गया है, अनिश्चित भविष्य। 60 साल तक आप गवर्नमेंट की सर्विस करें, उसके बाद आपका क्या होगा ये गवर्नमेंट की कोई रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट की कोई चिंता नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि भारत के संविधान में ये बात लिखी गई थी कि आप जब अपनी सरकार चलाओ तो ध्यान ये रखना कि समाजवाद और पूंजीवाद दोनों साथ साथ चलें, कंप्रोमाइज मत करना। और कंप्रोमाइज नहीं करने का सीधा सीधा मतलब ये था कि बहुत सारे काम समाज के सरकार करे, और बहुत सारे काम समाज के सरकार करे इसका अर्थ यह होता था कि एक बार्गेनिंग पोजीशन रहे, समाज की बार्गेनिंग पोजीशन रहे, तोल करने की पोजीशन रहे। जैसे किसानों के मामले में कहा गया था कि अगर एक निश्चित कीमत से नीचे अगर मार्केट जा रहा तो सरकार खरीद ले, ताकि किसान बर्बाद ना हो। ऐसे ही समाज के काफी सारे लोगों को इतना पैसा दिया जाए ताकि निजी क्षेत्र में भी उसकी तुलना में कुछ कुछ पैसा दिया जाता रहे, बैलेंस करने के लिए था सिस्टम। अब संविधान की उस मूल भावना को ठोकर मार दी गई। बहुत सारे तरीकों से संविधान की उस भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट लिखा है कि भारत की सरकार इस प्रकार से कार्य करेगी कि कुछ हाथों में भारत की संपत्ति केंद्रित ना हो, स्पष्ट लिखा था। उनको पता था जैसे ही ये लोकतंत्र आएगा और यहां पर जो चतुर शक्तियां हैं वो अपना काम शुरू करेंगी और वो भारत के अधिकतर लोगों का शोषण करेंगी, अपना लाभ बढ़ाएंगी। कहीं भी होगा, जो जंगल होगा वहां तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। तो लोकतंत्र जंगल में ना बदल जाए, जिसकी मर्जी आए जो चाहे लूटे, इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई थी
कि आप भारत के आम नागरिक के हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन आज की तारीख में भारत में 1% लोगों के पास में 73% पैसा इकट्ठा हो चुका है। इतना सेंट्रलाइजेशन इतना हो चुका है, और उसको रोकने के लिए भारत की सरकार या अन्य राज्यों की सरकारें कुछ भी नहीं कर रही। इस सब में कमाल की बात ये देखिए कि भारत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, बड़ा छोटा ऊपर से नीचे तक, वो कर्मचारियों को कभी भी एक्सप्लेन नहीं करता है, कभी भी समझाता नहीं है कि ये पेंशन स्कीम तुम्हारे हित में कैसे है। उनकी एक स्पष्ट नीति है कि जब भी आपको लगे ऐसा कोई स्कीम लानी हो, चुप हो जाओ, बोलो मत, करते रहेंगे विरोध। तो वो कुछ भी नहीं बोलते, इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती, संसद में इस पर चर्चा नहीं होती, विधानसभाओं में इस पर चर्चा नहीं होती। मौन रहते हैं इस पर। मैं इस पर क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे आगे का समय दिखाई दे रहा है। मुझे 20-30 साल बाद का समय आज दिखाई दे रहा है, और मैं इस बातों की इन बातों के लिए ही जाना जाता हूं कि मैं समय से पहले की बातें करता हूं। और मेरे जैसे लोग परेशान ही रहते हैं उस समय में, उस काल में परेशान ही रहते हैं, क्योंकि उस समय लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती। उनको बाजार की छल्लेदार चीजें समझ में आती, उनमें रुचि आती है, रस आता है। मैं अभी इसलिए कह रहा हूं ये बात, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी से जागने का समय है। आंदोलन वगैरह करने की कर्मचारियों की स्थिति नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बौद्धिकता के स्तर पर कम से कम एकता हो, बौद्धिक एकता हो, बहुत बड़ी होती है एकता। शारीरिक एकता से भी बौद्धिक एकता बहुत बड़ी चीज होती है। वो एकता स्थापित हो भारत में। और ये जो 5 सेक्शंस हैं, मैंने कहा आपको, किसान, कारीगर, श्रमिक, छोटा व्यापारी और कर्मचारी, इनको डूबने से बचा लिया जाए। अगर आप इनको डूबने से नहीं बचाएंगे तो इस देश की हालत बहुत बुरी होने वाली है। मैं आपको अभी कोरोना के टाइम का उदाहरण देता हूं। ये गवर्नमेंट को जिस तरह से कमजोर करने की कोशिश हो रही है कि गवर्नमेंट छोटी होनी चाहिए, क्यों हम लायबिलिटी लें कर्मचारियों की तनख्वाह की, पेंशन की, तो वैसी जो गवर्नमेंट रहेगी उस समय क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी कोरोना का इन्फेक्शन फैला समाज के अंदर, आपने और हमने देखा कि सरकारी मशीनरी ने पूरा काम किया। गांव तक, आंगनवाड़ी वर्कर तक, ग्राम सेवक तक, पटवारी तक पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे। उन्होंने लगभग भारत के किसी भी घर को नहीं छोड़ा जो उनकी नजर में नहीं था। डरे हुए भी थे, लोग डरा रहे थे उनको, जैसे कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, उसके बाद भी पहुंचे। अमेरिका में देखिए उल्टा क्या हुआ, क्योंकि वो इस रास्ते पे चल चुके हैं पहले, जिस रास्ते की हम अभी बातें कर रहे हैं कि भारत की सरकार और प्रदेशों की सरकार हमको ले जाना चाहती है, इस रास्ते पे वो चल चुके हैं। वहां पर तो 1% लोगों के हाथ में 99% पैसा हो चुका है। अमेरिका कोई अच्छा देश नहीं है, हमारे लिए कोई आदर्श देश नहीं है। हमारे लिए आदर्श देश हो सकते हैं स्वीडन हो सकता है, नॉर्वे हो सकता है, न्यूजीलैंड हो सकते हैं, कुछ आदर्श देश हैं जो अपने नागरिकों का पूरा ध्यान रखते हैं, उनकी शिक्षा का, चिकित्सा का, उनके रोजगार का ध्यान रखते हैं। वो देश हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पर आते हैं। अमेरिका उसमें नहीं आता है, ना चीन आता है। वहां क्या हुआ, वहां पर यही हुआ कि जैसे ही ये संक्रमण की बात फैली तो गवर्नमेंट तो सिस्टम है नहीं आपके पास हैंडल करने के लिए, प्राइवेट सिस्टम था। प्राइवेट सिस्टम की अपनी तासीर होती है। क्रश हो गया सिस्टम, घबरा गए, वो करें क्या। अब आपने गवर्नमेंट इतनी छोटी कर ली है, गवर्नमेंट इतनी छोटी कर ली है कि आपसे क्राइसिस हैंडल नहीं हो रही है। तो आने वाले समय में अगर हम इस स्थिति में ले जाएंगे, रेल भी प्राइवेट के पास होगी, हवाई जहाज भी प्राइवेट के पास होगा, स्कूलें प्राइवेट के पास होंगी, अस्पताल प्राइवेट के पास होंगे, सड़क उनके पास होगी। टोल लगता है ना सड़क, मतलब धीरे धीरे हम दे रहे हैं, सड़क भी जो हमारी थी वो भी किसी और को पकड़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम गवर्नमेंट पकड़ा देंगे निजी क्षेत्र में। फिर खेत, किसानों के खेत भी अभी नहीं रहेंगे उनके। धीरे धीरे योजना बन रही है, कृषि मंडी व्यवस्था बंद करने की बातें हो रही हैं। कृषि मंडी व्यवस्था बंद करो, सहकारी व्यवस्था बंद करो, और
नए नए छल्लेदार शब्द लाके, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बना बना के, और किसान को ऐसा कर दो कि पानी नहीं मांगे, उलझाए रखो उसको, जाति में, संप्रदाय में, राजनीति में, सरपंच में, सांसद में उलझाए रखो उसको कि अपने मुद्दे भूल जाए, और 20-30 साल में उसकी कमर ऐसी टूट जाए कि विरोध नहीं कर सके। आपको पता है पहले कर्मचारी खूब विरोध करते थे, रेलवे के कर्मचारी कितनी हड़तालें करते थे। अब रेलवे का निजीकरण खुलेआम हो रहा है, चू नहीं कर सकता कोई, तो उनकी कमर तोड़ दो इतनी अच्छे ढंग से कि वो चू ना कर सके, जैसे अंग्रेजों के टाइम में नहीं कर सकते थे। तो ये जो पेंशन स्कीम है ये उस योजना के तहत है, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति की योजना नहीं है। समाज के देखिए अलग अलग वर्ग होते हैं, अलग अलग वर्ग होते हैं। इन वर्गों में जो वर्ग संगठित रहेंगे वो अपने हितों की सुरक्षा कर लेंगे। जैसे अभी किसी किसान के खेत पे बिजली की चोरी होती है, किसी किसान के खेत पे बिजली की चोरी होती है, बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं और वहां से ट्रांसफार्मर उठा के ले जाते हैं, यानी उसकी दुकान बंद। इसी प्रकार से किसी दुकान पे टैक्स की चोरी होती है, किसी दुकान पे टैक्स की चोरी होती है, दुकान का शटर कोई डाउन करता? कभी नहीं करता। बना देंगे, पेनल्टी वगैरह बना देंगे, जो बनाना बना देंगे, लेकिन शटर डाउन नहीं करते। यहां वो शटर डाउन करके जाते। तो जो वर्ग संगठित रहेगा उस वर्ग द्वारा अपने हितों की रक्षा कर ली जाएगी, और जो वर्ग संगठित नहीं होगा उसका शोषण होगा। और इसलिए भगत सिंह जी ने कहा था, बहुत गहरी फिलॉसफी थी भगत सिंह जी की, उन्होंने यही कहा था कि देश को अंग्रेजों से आज़ादी नहीं चाहिए, देश को शोषण से आज़ादी चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये चले जाएंगे तो शोषण की नई शक्तियां आ जाएंगी, और वो शक्तियां हमारे यहाँ के लोगों का अलग अलग रूप में शोषण करेंगी। उनसे कौन बचाएगा? उस समय उन्होंने बहुत आगे की बात की। आप सोचो, ये बात 1928 की है जो मैं कर रहा हूं आपको, आज हम 2020 में। उस महान क्रांतिकारी ने 100 साल पहले ये बात कह दी थी कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है तुम ये जो सोच रहे हो अंग्रेज चले जाएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो नहीं होगा। उन्होंने कहा असली समस्या अंग्रेज की नहीं है, असली समस्या शोषण की है, और ये किसी न किसी रूप में जारी रहेगा, जो अभी भारत में 1000 साल से चल रहा है। नई शक्तियां नए नामों से, नए रूप से शोषण करेंगी। आज अमेरिका तक में शोषण नहीं रुका है। वहां पर जो जिन्हें ब्लैक लोग कहते हैं, काले लोग कहते हैं, उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है, अभी भी उनका शोषण जारी है। तथाकथित मॉडर्न डेमोक्रेसी, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, इस तरह के नाम दे के अमेरिका को पुकारते हैं। ऐसी डेमोक्रेसी में एक समाज का वर्ग है जिसमें अधिकांश लोग गरीब हैं, जेलों में अधिकांश लोग वो हैं, अधिकांश लोग जो अभी भी नौकर चाकर का काम करते हैं उसी वर्ग से करते हैं। वहां जब ये शोषण नहीं रुका तो भारत जैसे देश में, जहां तो शोषण की एक कल्चर है, एक संस्कृति है, घर से शोषण शुरू होता है, बहू का शोषण शुरू होता है, जहां पर बेटे का शोषण होता है, वहां ये जो शोषण है यानी मानसिक रूप से जो होता है उसकी एक कल्चर है। तो वो कल्चर में हम बड़े हो रहे हैं, पल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि ये जो ताकतें ये रुक जाएंगी, इतना इजीली रुक जाएंगी? और आज तो आप देख रहे हो इनके पास सब कुछ आ गया है, सारा जो कम्युनिकेशन है वो उनके हाथ में है। नई पेंशन स्कीम ये है दोस्तों, इतनी सिंपल नहीं जितनी आप लोग सोचते हो, लिखते हो। और जब आप अपनी बात करते हो तो आप किसान के शोषण की बात भूल जाते हो। किसान के साथ भी यही पॉलिसी लागू हो रही है, श्रमिक के साथ, लेबर के साथ भी यही लागू हो रही है जो कर्मचारी के साथ रहा। लेकिन छोटे व्यापारी के साथ भी यही हो रहा है, उसको भी किसी तरह से घुमा फिरा के लटकाना है, उसकी दुकान बंद करनी है, मॉल चलाना है। समस्या यह नहीं है कि कंपनियां अपना लाभ चाहती हैं, समस्या यह है कि सरकारें अपने नागरिकों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है।
मैं एग्री करता हूं संविधान के उस मॉडल से जिन्होंने कहा कि हमें कम्युनिज्म नहीं चाहिए। मैं भी कम्युनिज्म के बिल्कुल खिलाफ हूं। मुझे चीन का सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं इसके पक्ष में देश में दो तरह के सिस्टम हो, एक सोशलिस्ट सिस्टम हो, एक जिन्हें हम कहते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम हो। करें कुछ लोग अपनी पूंजी ज़्यादा इकट्ठी करें, उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि दोनों साथ साथ चलने चाहिए। सरकार का ज़्यादा ध्यान सोशलिस्ट सिस्टम पर होना चाहिए कि समाज के उन वर्गों के हितों की रक्षा हो सके जो अपने हितों की रक्षा खुद नहीं कर पा रहे, जो संगठित नहीं है, उनके लिए सरकार संगठित रूप से काम करे। तो जब कर्मचारी अपनी बात कर रहे हैं तो उनको साथ साथ में किसानों की बात करनी चाहिए, उनका कैसे शोषण हो रहा है, श्रमिकों का उनका ध्यान करें, लेबर का उनके साथ क्या हो रहा है, छोटे व्यापारियों की बात करें, और जो हाथ कारीगर है, जो हाथ से काम करते हैं, उनकी भी बात करें। कर्मचारी सक्षम है, ये सारे वर्ग जो है असुरक्षित हैं। कर्मचारी वर्ग जो है सक्षम है, उनको हर महीने निश्चित सैलरी मिलती है। और ये दूसरे जो लोग मैं आज जिनकी बातें कह रहा हूं, किसान, कारीगर, छोटा व्यापारी, श्रमिक, इनकी महीने की आमदनी निश्चित नहीं है। इसलिए लॉकडाउन जैसे ही होता है तो लॉकडाउन में इनको मार पड़ रही है, ज्यादा कर्मचारी को मार नहीं पड़ रही है। लॉकडाउन में मार किनको पड़ रही है? उनको पड़ रही है जिनका धंधा है या जो लेबर है, उन पर मार पड़ रही है। तो ऐसे में मैं कई बार देखता हूं कि सुरक्षित समझे जाने वाला वर्ग कई बार उन्हीं शोषण करने वाली शक्तियों के साथ हो जाता है, उनके साथ हो जाता है। मैंने ये देखा इतने सालों में, मैं जब पढ़ा तो मैं तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, इस फील्ड में था नहीं। मैंने ये देखा कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जहाँ पर इकोनॉमिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिबेट्स होनी चाहिए, वो बंद हो गई है। अखबारों में जो कॉलम आने चाहिए थे अच्छे अच्छे से, वो बंद हो गए हैं। भारत में उस बहस का बंद हो जाना, आप सोचिए राजस्थान यूनिवर्सिटी है हमारी, एग्जाम्पल लीजिए, जोधपुर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स का। क्या आप समझते हैं कि वहाँ इकोनॉमिक्स में वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स, वो सारे मिलके आपस में भारत के आर्थिक मुद्दों पे बहस कर रहे होते हैं? वो नहीं कर रहे होते हैं। पता ही नहीं चलेगा आपको कि वहां पर वो डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं क्या। मैंने तो बड़ा मुश्किल अभी एक दिन राजस्थान पत्रिका में जरूर एक लेख पढ़ा था, कोई प्रोफेसर हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के, उनका लेख पहली बार पढ़ा था। वरना लगता ही नहीं कि इस राजस्थान में इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, इनके इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, इतने प्रोफेसर्स भारत के अलग अलग विश्वविद्यालयों में हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, उनकी आवाज़ कहाँ है? और जिस देश का कैंपस सुनसान हो जाता है, कैंपस सुनसान हो जाता है, उस देश में आप कभी भी डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी की बात सोचे ही मत, हो ही नहीं पाएगी। जिस देश का कैंपस सुनसान है, कॉलेज सुनसान है, कॉलेज डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, जहां पे केवल जहां पे डिग्रियां बन रही है कॉलेज के नाम से, यूनिवर्सिटी के नाम से, उस देश में आप डेवलपमेंट की, डेमोक्रेसी की कैसे बात कर सकते हैं? और इस सुस्ती का, इस उदासीनता का फायदा उठाकर ही ये सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। खुलेआम रेल का निजीकरण किया जा रहा है, खुलेआम। ट्रेन जैसी चीज जिसको हम मानते थे हमारी संपत्ति है, आने वाले दिनों में आपकी सारी रोडवेजें चली जाएंगी निजी क्षेत्र में, हर चीज चली जाएगी। तो क्या होना चाहिए था? एक आखिरी ईमानदार आपको उत्तर देता हूं कि कर्मचारियों की तनख्वाह और कर्मचारियों की पेंशन सरकार पर इतनी भारी पड़ती है, ये मूल कारण बताया गया था कि हम पेंशन का बोझ नहीं उठा सकते। तो सरकार इतना बोझ क्यों नहीं उठा सकती? उसके पीछे कारण क्या है? अगर हम थोड़ा सकारात्मक हो जाएंगे, नहीं ये बात तो मानते हैं भाई सरकार के ऊपर जोर पड़ता, तनख्वाह का जोर पड़ता, पेंशन का जोर पड़ता है, तो सरकार की आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता? सरकार की आमदनी को बढ़ाया जा सकता उत्पादन को बढ़ाकर, भारत के उत्पादन को, राजस्थान के उत्पादन को बढ़ाकर सरकार की आमदनी को बढ़ाया जा सकता कई गुना। लेकिन उत्पादन बढ़ाना ये भारत के राजनेताओं का विषय नहीं है। खेती का उत्पादन कैसे बढ़े, उद्योगों का उत्पादन, छोटे उद्योग का उत्पादन कैसे बढ़े, पशुपालन से उत्पादन कैसे बढ़े, कोई विषय नहीं।
आपने सुना है राजस्थान में कभी कि भेड़ों का उत्पादन कैसे बढ़े, भेड़ पालन कैसे अच्छा हो, बकरी पालन कैसे अच्छा हो, इसके बारे में किसी ने बात की? कोई बात नहीं करता है। सरकार किसकी रहेगी, गिरेगी, रहेगी, लोगों को इसी में इंटरेस्ट है कौन सी सरकार रहेगी, कौन सी गिरेगी, उठेगी। तो वो भी मस्ती लेते हैं, जिसमें रुचि है उसमें वो भी बातें वही करते हैं। कि प्यारे कर्मचारी मित्रों, मैंने आपके लिए विषय इसलिए उठाया है कि आप सक्षम वर्ग हो समाज का। आप समझो, आपके चारों ओर है समाज पूरा, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आपकी नाव डूबेगी अगर इनकी नाव डूबेगी। एक साथ ही डूबना है। मैंने 5 वर्गों को एक साथ यहां इसलिए जोड़ा है कि सारी नावें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ध्यान रखना, मेरे वीडियो को वापस सुनना। मैंने आपको किसान के बारे में बोला है, हाथ कारीगर के बारे में बोला है, छोटे व्यापारी के बारे में बोला है और लेबर के बारे में बोला है। इन चारों को कर्मचारी के साथ जोड़ के देखना, इन 5 वर्ग को अगर पिचकाते हैं तो किसका फायदा होता है? 5 को एक साथ पिचकाना पड़ेगा। किसान से उसकी जमीन छीननी पड़ेगी, भू अधिग्रहण अधिनियम लाना पड़ेगा, किसान की जमीन छीननी पड़ेगी, किसान को कीमत नीची करनी पड़ेगी कि फसल की कीमत ना ले पाए। भले ही ऑस्ट्रेलिया से माल मंगाना पड़े, भले ही अफ्रीका से माल मंगाना पड़े, लेकिन किसान को उसकी कीमत नहीं लेने देना है। कृषि मंडी व्यवस्था को ध्वस्त कर देना है, खुला मार्केट कर देना, ताकि किसान केवल जिंदा रह सके मजदूर के रूप में। छोटे व्यापारी को खत्म करना है। क्या दुकान लेके बैठा छोटी, शानदार माल देख, देश तो तब विकसित होगा। बड़ी बड़ी मॉल्स देखो तो भारत विकसित देश लगेगा, ऊंची ऊंची 8-8 मंजिल के मॉल्स। ये क्या छोटी छोटी दुकानें कोने पे लगा के बैठे हो? इससे भारत का विकास दिखता है, इससे भारत पिछड़ा हुआ दिखता है। ऐसे लक्ष्यदार बातों में उनको वो बात कर रहे हैं जिनको तुम ताकत दे रहे हो। भस्मासुर, भस्मासुर की कहानी सुनी है? शिवजी ने जिस भस्मासुर के ड्रामे से खुश होकर कड़ा दे दिया था, जा जिस पे हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा, और भस्मासुर ने क्या किया था? शिवजी के पीछे दौड़ा था। लो शिवजी, सबसे पहले आप पे टेस्ट करता हूं, आप भस्म होते कि नहीं होते। तो कृष्ण भगवान ने बचा लिया था शिवजी को। अब पता नहीं यहां इंतजार कर रहे हैं लोग कोई कृष्ण भगवान आ जाए और बच जाओ, ऐसा होगा नहीं। इन कहानियों के पीछे तो भाग भाग के हम 1000 वर्षों से बैठे हैं कि कोई आएगा, अवतार लेगा और हमको मुक्ति दिलाएगा। गजनवी ने आक्रमण किया था सोमनाथ पे, तब से हम सोच रहे हैं कोई अवतार आएगा, गजनवी का नाश करेगा, कोई अवतार आएगा, गौरी का नाश करेगा। किसी ने नाश नहीं किया। खुद मरे बिना मोक्ष नहीं मिलता है, कोई दूसरा आपको मोक्ष नहीं दिला पाएगा। मेरे जैसे लोग आपको सचेत कर पाएंगे। हम भी मोक्ष दिलवाने की स्थिति में नहीं है, सचेत कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि असली चीज क्या। समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझ जाओगे तो यहां से ऐसे ही लोग गए हैं, बुद्ध भी गए, महावीर भी गए, नहीं समझे और दुखों में डूबे रहे। बुद्ध ने यही तो कहा था, संसार दुखों का सागर है। यही तो लाइन बोली थी, दुखों का सागर है। दुखों का कारण क्या है? बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं। और हम अभी भी दुखों में डूबे हैं। जिसको देखो वो आदमी कहता मैं दुखी हूं। क्यों दुखी है भाई? महत्वाकांक्षाएं। उनका कोई अंत तो कर, मकान बना लूं, फिर ये कर लूं, फिर वो शादी कर लूं, फिर ये कर लूं, ये काम कर लूं, वो काम कर लूं, और फिर कहता मैं दुखी हूं। दुखी तो रहेगा। महत्वाकांक्षाएं छोटी करना। लेकिन बुद्ध आपको कह सकते हैं कि भैया मामला ये है, आप नहीं मानते हैं और दुखों को गले लगाते हैं, उसमें बुद्ध क्या कर सकते हैं? इसलिए मैंने बात रखी है। बात छोटी नहीं है। नई पेंशन योजना छोटी बात नहीं है। नई पेंशन योजना सरकार का आकार छोटी करने की योजना है, ऐसे समझो आप इसको। सरकार का आकार छोटा करना है, सरकार का आकार बड़ा नहीं रखना। और सरकार का आकार छोटा रखने का मतलब है निजी क्षेत्र को बड़ा करना। वो रेल को एक चला सकता है, सरकार चला सकती है, एक निजी क्षेत्र चला सकता है। यह है मूल चीज, समझिएगा इसको।
विचार करिएगा इस पे। और केवल यही सोच के कि हम तो कर्मचारी हैं साहब, हमारा तो खुद का हित हमें ध्यान रखना है, किसान विसान की बात हम नहीं करेंगे, श्रमिक के बारे में हमारा क्या करना, हमारी तो पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाए। अगर आप ऐसी सोच लेके चलेंगे, समाज का सबसे सक्षम वर्ग अगर उसी सोच में डूबा रहेगा कि हमें तो हमारे हितों की रक्षा हो जाए, बाकी जाए भाड़ में, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। वो नावें डूबेंगी, उनके बोझ से आप भी डूबोगे। 1857 की क्रांति फेल होने का क्या कारण था? क्या लिखा हुआ किताबों में कि उसको पढ़े लिखे लोगों का सहयोग नहीं मिला। 1857 का स्ट्रगल नाकाम हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ कारणों में? एक स्पष्ट कारण ये लिखा हुआ है, उस समय के तथाकथित पढ़े लिखे वर्ग का, व्यापारी वर्ग का सहयोग क्रांतिकारियों को नहीं मिला। और स्वतंत्रता आंदोलन में भी यही चलता रहा। जो पढ़ा लिखा वर्ग था उनको कहा गया सरकार से निकल जाओ, बाहर हो जाओ, छोड़ दो सरकार को। वो अपनी सुविधाओं को छोड़ के बाहर नहीं आना चाहते थे, वो अंग्रेज सरकार को मजबूत बनाते रहे। उनको लगा कि हमारे हितों की रक्षा हो रही है, फिर हमें क्या टेंशन है, देश की जो हालत हो रही है उससे हम क्या करें। कर्मचारियों को अब देश के बारे में, वंचित वर्गों के बारे में सोचना पड़ेगा। और जब वो ऐसा सोचना शुरू करेंगे तब उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। और ऐसा नहीं सोचेंगे, आसपास की जो आग लगी हुई है उसके बारे में चिंता नहीं करेंगे, तो आग उनके घर तक आएगी। और ये नई पेंशन स्कीम उसी आग का नाम है। सचेत करते रहेंगे, आपको कोशिश करेंगे आपके साथ रहें, इस आग को जिंदा रखें, बौद्धिक आग को। हम लोग तो बिल्कुल खिलाफ हैं, आंदोलनों के, सड़कों पे चलने के खिलाफ हैं। हमें पता है इससे कुछ होने वाला नहीं। बौद्धिक आग बहुत गहरी होती है, और ये समय पर लग जाए, संगठित हो जाए, तो इसका असर पड़ता है। ये मैं जान चुका हूं। यही मार्ग है जो भारत और राजस्थान के लिए आवश्यक है। इसी मार्ग से भारत में लोकतंत्र और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। और हमने तो योजना बनाई थी अभिनव राजस्थान में, स्पष्ट की थी। हमने कहा था कि हम 44 मुद्दों में से हमने एक पॉइंट लिखा था, किसी ने पढ़ा नहीं, कर्मचारी ने, लाखों कर्मचारियों के लिए हमने लिखा था कि अगर राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी हमको मिलती है तो हम पुरानी पेंशन लागू कर देंगे तुरंत। ये हमने लिखा था। हमारे 44 पॉइंट में से एक पॉइंट ये था, लेकिन लोग उनको लगा कि नहीं, हम तो इनको क्यों वोट दें, क्यों खराब करें, उनको देंगे जो हमारे साथ ये करेंगे। देखते हैं, हमारा दिल से ये मुद्दा रहेगा हमेशा से कि पुरानी पेंशन पद्धति लागू हो। नई पेंशन नीति कर्मचारियों के खिलाफ है, उनके पूरे जीवन की मेहनत का मजाक है, उनके समर्पण का मजाक है, और उनको असुरक्षित बुढ़ापे में धकेल रही है। ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में भारत में ऐसे ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी मिले हैं जिनकी पेंशन 300 रुपये, 200 रुपये, 600 रुपये आती हो। ये स्थिति समाज के लिए अच्छी नहीं होगी। उनको पता लगे कि हम ये सरकारी पेंशन छोड़ देते हैं, ओल्ड एज स्कीम ले लेते हैं, उसमें 7.5 रुपये मिलते हैं, इसमें तो 300 रुपये, ऐसी स्थिति ना आए। इस पेंशन स्कीम में क्या क्या बुराइयां आप सब लोग जानते हो। मैंने इसलिए उनका वर्णन नहीं किया कि इसमें क्या क्या और बुराइयां हैं, उनका वर्णन मैंने जानबूझ के नहीं किया। आप सब लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो। मैंने केवल वो फिलोसफी समझाई है जो इसके पीछे थी, इसके पीछे का दर्शन, इसके पीछे की साजिश क्या थी, और वो साजिश समाज के और क्षेत्रों को कैसे लेकर डूबेगी, इसके बारे में संकेत भर किया आपको। और ये संकेत भारत में कोई नहीं करेगा, और कोई पॉलिटिकल पार्टी करने का तो सवाल ही नहीं। अधिकतर को तो पता भी नहीं है समस्या क्या है, और वो कभी भी इस तरह का संकेत नहीं करेंगे। आपने सुना इतनी देर तक, उसका धन्यवाद। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद और जय हिंद, ये तीनों काम हो जाएं तो अच्छा है।